हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लर्निंग कर्व। एमकॉम कॉस्टिंग 1 का ये चैप्टर है। ओके, सेमेस्टर 2। सबसे पहले हम चैप्टर की थियरी के बारे में पढ़ते हैं कि लर्निंग कर्व है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो लर्निंग कर्व क्या है, जैसे कि इसका नाम है, नाम के हिसाब से हम बताएं तो लर्निंग कर्व एक ऐसी कर्व जो हमको कोई ना कोई लर्न करने से आगे बढ़ती जा रही है। तो जैसे कि कोई काम हम न्यू स्टार्ट करते हैं तो वो काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, वी टेक टू मच टाइम फॉर दैट। बट जैसे जैसे हम उस काम को लगातार करते रहते हैं, वी रिपीट द सेम वर्क, रिपीट एंड रिपीट रिपीट रिपीट, तो वो हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा उसमें टाइम कम लग जाता है। तो फर्स्ट टाइम कोई काम करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, और जैसे जैसे वो काम धीमे 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 रिपीट होता जाएगा, तो रिपीट जैसे जैसे होगा हमारा वक्त, तो उसमें लगने वाला टाइम है वो भी क्या हो जाएगा, कम। वो टाइम क्यों कम लगता है, क्योंकि हम उसमें उस काम को थोड़ा सीखते जाते हैं, और जो काम को एक बार सीख लिया जाए तो उसमें टाइम नहीं लगता। सिर्फ काम जो आता नहीं है उसी के लिए हमको टाइम लगता है। इसीलिए हमको ट्रेनिंग्स दी जाती है कि ट्रेनिंग देने की वजह से वो काम को हम सीख सकें और उस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर सके, क्योंकि ट्रेनिंग से हमको उसके काम में एक्सपीरियंस हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमको और भी ज़्यादा स्पीड करनी है, और भी ज़्यादा हमको वो करना है, तो एक्सपीरियंस वाला बनना पड़ता है। तो वही यहाँ पर है आज। तो यहाँ मैं थोड़ा इसमें राइट डाउन करूँगा। whenever we start a work whenever we start a new work, it takes much time, it takes much time, and we do the same work again and again। हम बार बार वही काम करते हैं। if we do the same work and the time taken by that work reduces, कम होता जाता है, हमारा टाइम कम लगा जाता है। तो जैसे जैसे काम होता जाता है ऐसे ऐसे हम क्यों होता है, ये इसका रीज़न क्या है, as we have learned that work and the procedure that work, so it takes less time, and this theory is shown at a graph, then a curve is occurred that is called learning curve। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो मैं एक ग्राफ लेता हूँ। इस ग्राफ के अंदर मैंने कोई काम स्टार्ट किया, मेरा शुरुआत में ही, यहाँ मेरे वर्क है ये मेरा, और यहाँ है मेरा टाइम, इट मीन्स आवर्स। यहाँ जब मैंने काम को स्टार्ट किया था, इस जगह पर जब मैंने काम किया तो मेरे पास है 2, 4, 8, 16 एंड 18, ये मैंने आवर्स लिए यहाँ पर। तो कोई काम को स्टार्ट किया तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम लगता था। उसके बाद में जैसे थोड़ा मैंने काम को और दोबारा रिपीट किया, वही काम मैं बार बार कर रहा हूँ, फिर किया और भी किया, तो ये हमारा एक तरह से काम है, वो टाइम घटता जाता है, लेकिन ज़ीरो नहीं होता। लेकिन ये ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई टाइम काम करने के लिए कितनी भी स्पीड से कर लिया जाए, बट काम हाथ में लिया और पूरा हो गया ऐसा पॉसिबल होगा नहीं। तो टाइम कम लग सकता है, सो ये कर्व वापस टर्न हो जाती है और इस तरह से यूँ सीधी रखती है, लेकिन आगे हमारे पैरेलल जा सकती है, लेकिन ये कभी भी इसको टच नहीं करेगी। लर्निंग कर्व हमको ये बताते हैं कि टाइम लगने वाला वो कम लग सकता है,
बट मिनिमम टाइम जो लगने वाला है वो तो लगेगा ही। सो ये हमारा वर्क है, और ये इस तरह से जो कर्व होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग कर्व, कि हम कितना जल्दी कोई काम को सीख रहे हैं, कितना कम टाइम उसमें लग रहा है, ये कर्व हमको बताती है। तो ये लर्निंग कर्व के बारे में हो गया। और ये वर्क है जो लर्निंग कर रहा है वो अलग अलग वर्क्स के लिए अलग होती है। कोई वर्क होता है जिसमें सीखने में टाइम लगता है, तो ये टाइम जो लग रहा है वो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो रिपीट एंड रिपीट करने पर भी हमको कम टाइम में ना आए, ऐसा बन सकता है। लेकिन कुछ काम बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, जो एक बार किया 2 बार किया तो जल्दी से हमको आ जाते हैं और हम उनको सीख लेते हैं। अब बात आती है इसके सम्स किस तरह से करने हैं हमको। तो सम्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। To calculate the sum, we have to follow 2 steps। अब 2 steps कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है हमारा कि सबसे पहले हमको क्या निकालना है, आवर्स की कैलकुलेशन करनी है। और सेकेंड हमारा कॉस्ट और द प्राइस, पर यूनिट भी हो सकती है और टोटल भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया उसके ऊपर हमको पहले कॉस्ट या तो उसकी प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस, या तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट और सेल प्राइस हमको फाइंड आउट करने हो सकते हैं, पर यूनिट या तो टोटल भी हो सकती है। और ये हमको क्यूमुलेटिव आवर्स फाइंड आउट करना था। आवर्स भी कैसे होंगे, ये क्यूमुलेटिव आवर्स होंगे। सो हाउ वी कैन सी दिस प्लस, तो उसका सम्स की हम देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारा स्टेप वन में हमको जो कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन में क्या क्या लिखना है, तो वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट है पूरा, उसके बेस पे ही हमको चलना है। सबसे पहले हमारी यूनिट्स होंगी यानी कि आइटम्स, उसके बाद में हमको यहाँ पर आवर्स दिए होंगे। आवर्स भी हमको लर्निंग कर्व के बेस पर, लर्निंग कर्व कितनी दी है उसके बेस पर 80% हो सकती है, 90% हो सकती है, 70% हो सकती है, तो उसके बेस पर आवर्स होंगे। और लास्ट में हमको यहाँ पर क्यूमुलेटिव टोटल आवर्स, क्यूमुलेटिव आवर्स फाइंड आउट करने के रहेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे, सपोज करो यूनिट्स 1 है तो यहाँ पर कितना होगा 1 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। ध्यान रखना ये एक दूसरे के मल्टीपल में ही जाएगा। अगर यहाँ 5 है तो 10, 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, चाहे कोई भी हो लेकिन मल्टीपल होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आवर्स होंगे, वो आवर्स का हमको मल्टीप्लाई लर्निंग कर्व जो भी दी होगी उस परसेंटेज से करना पड़ेगा। पहले वाले में डायरेक्टली रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हमको मल्टीप्लाई करके कर्व जो होगी उससे करना है। फिर जो आंसर आएगा हमारा उस आंसर को यहाँ लिखना है। उसके बाद में जो परसेंटेज दिए अगेन उसी को करना है, नया वैल्यू मिलेगा उसको यहाँ लिखना है, परसेंटेज करना है। इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगी ये क्यूमुलेटिव आवर्स। इन दोनों को करेंगे फिर ये, इन दोनों को करेंगे ये, इन दोनों को करेंगे, इस तरह से हमको ये क्यूमुलेटिव आवर्स में मिल जाएंगे। आफ्टर देन व्हाट, स्टेप 2, वहाँ हमारी कॉस्ट या तो सेल्स प्राइस आती है। तो कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस हम किस तरह से निकाल सकते हैं, देखो कॉस्ट प्राइस के अंदर अगर प्रॉफिट दिया उसको ऐड कर दिया जाए तो सेलिंग प्राइस बन जाएगी और कुछ नया होगा नहीं। लेकिन कॉस्ट प्राइस तक तो हमको काम करना ही है। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको निकालना पड़ता है डायरेक्ट मटेरियल जो दिया होता है एक यूनिट के लिए। जितनी यूनिट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करके उसका हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट वेजेस है, जितनी यूनिट्स के लिए होंगे उनके हमको क्यूमुलेटिव आवर्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो लिखना पड़ेगा क्यूमुलेटिव आवर्स मल्टीप्लाई विथ रेट पर आवर का जो रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे हमारे पास में क्या होगा, वेरिएबल ओवरहेड, तो वेरिएबल ओवरहेड भी यहाँ पे लिखे जाएंगे हमारे। ये भी क्या होंगे, आवर्स इनटू रेट, या तो इन्फॉर्मेशन गिवन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो इस तरह से होगा, रेट हमको दी ही होगी कंपलसरी इसके अलग से। लेबर की रेट और इसकी रेट अलग अलग होगी। इस तरह से हमको ये मिल जाएगा। आफ्टर देन इसके अंदर हमको क्या करना पड़ता है, अगर ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया, अब इसको अगर क्या निकालना है, प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, परसेंटेज में हो सकता है, डायरेक्टली हो सकता है, तो यहाँ पर हमको उसको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी होगी क्या, सेल्स।
सेल्स प्राइस जितनी भी यूनिट्स की होगी, अब हमको पर यूनिट निकालनी है तो डिवाइड बाय यूनिट करना पड़ेगा। तो यूनिट से हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पर यूनिट सेलिंग प्राइस या तो कॉस्ट प्राइस, जो भी हो हमको यहाँ से मिलता जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये इस तरह का फॉर्मेट हमको हर एक समय फॉलो करना ही है, इससे ज़्यादा कोई न्यूज़ फॉर्मेट नहीं है। हाँ, कभी कभी यहाँ पर एक दो नाम एक्स्ट्रा हो सकते हैं, जैसे फिक्स ओवरहेड है तो कभी लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, वो सम के ऊपर डिपेंड करता है, सम में किस तरह की इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेस पर ये काम होगा। सो ये हमको ध्यान रखना है। लर्निंग कर्व क्या है, उसका कंसेप्ट एक बार क्लियर होगा तो सम्स करने में भी थोड़ा अच्छा रहेगा।